आंटी जी लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। क्या लगा रखा है बजिंदर तूने? क्यों ड्रामे कर रहा है? आंटी जी अब तो गुस्सा मत कीजिए, है जी। ओ, हमारी डील जो फाइनल हो गई है जी। और खुशी का मौका है, लीजिए लीजिए लीजिए। क्या बकवास कर रहा है? कौन सी डील? वकील साहब ये क्या है ये सब? कहां से आया ये कागज तुम्हारे पास? और इस पे ये मेरे साइन कैसे हैं यहाँ पे? आंटी जी आपने ये घर हमें बेच दिया है और बदले में आपने जो डिमांड की थी वो हमने पूरी कर दी है जी। और फिर मैंने आपको एक चेक भी तो दिया है पूरे 30 लाख का। क्या बकवास कर रहे हैं ये आदमी? घर के असली कागज तो मेरे पास है। ठीक है, तो फिर जो आपके पास पेपर्स हैं वो हमें दिखा दीजिए। रुको, दिखाती हूँ, अब भी लाती हूँ। आजा भाई, अब तो घर हमारा ही है, खरीद लिया। आओ आओ, बैठा आराम से। ये रहे घर के असली कागज वकील साहब, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। मैडम, ये उन्हीं पेपर्स की कॉपी हैं जो मिस्टर विजेंद्र ने अभी आपको दिखाई हैं। और इसके हिसाब से आपने ये प्रॉपर्टी मिस्टर विजेंद्र को बेच दी। देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मैंने ये फ्लैट किसी को नहीं बेचा। चलिए वकील साहब। मैंने कोई साइन नहीं किए, मैंने कुछ नहीं बेचा। आंटी जी 4 दिन बाद मैं यहाँ भूमि पूजन कर रहा हूँ। 4 दिन। घर एक इंसान की जिंदगी में उसका घर बड़ी अहमियत रखता है। वो घर जो आपको सुकून दे, जो चैन की नींद दे और जो सुरक्षा का एहसास दे। खासकर जब आपके घर के साथ आपकी बेहतरीन खट्टी मीठी यादें जुड़ी होती हैं, तो वो घर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। दिल्ली में रहने वाली मिसेस कमलजीत भाटिया भी अपने घर से जुड़ी पुरानी यादों को संजो के रखना चाहती थी। लेकिन अक्सर देखा गया है कि अगर कोई बुजुर्ग महिला किसी घर में अकेली रहती है तो उस घर को हथियाने के लिए ठगों की कतार लग जाती है। तो क्या यहाँ भी यही हुआ था? ये उन्हीं पेपर्स की कॉपी हैं जो मिस्टर विजेंद्र ने अभी आपको दिखाई हैं। और इसके हिसाब से आपने ये प्रॉपर्टी मिस्टर विजेंद्र को बेच दी। विजेंद्र नाम का ये बिल्डर मिसेस भाटिया को उन्हीं के घर को खाली करने के लिए 4 दिन की मोहलत दे रहा था और उनके घर के बिकने के कागजात दिखा रहा था जिनमें खुद मिसेस भाटिया के दस्तखत थे। तो फिर मिसेस भाटिया इस बात का विरोध क्यों कर रही थी? इस केस की असलियत को जानने के लिए हमें कुछ वक्त पहले की घटनाओं पर नजर डालनी होगी। गुड मॉर्निंग मिसेस भाटिया। गुड मॉर्निंग गुलाटी साहब, क्या बात है, बड़े दिनों बाद पार्क में नजर आए हो। सब ठीक ठाक तो है ना? ओ जी हाँ, सब ठीक ठाक है। पर बात सुनो, वो आपने नई हाउसिंग स्कीम के बारे में कुछ सोचा क्या? वो सारे लोग ना आप ही का इंतजार कर रहे हैं। और बजिंदर कह रहा था कि वो हमारे यहाँ पर ना रबड़ का जॉकिंग ट्रैक भी बनवाएगा। ये पार्क में क्या बुराई है गुलाटी साहब? वो तो ठीक है, और साथ ना हमारे ये कार और हमारी जमीन के ना वो कीमत है 90 लाख और वो हमसे खरीदेगा 30 लाख में, और 60 लाख में नई हाउसिंग स्कीम में 3 BHK फ्लैट देगा। क्यों जी, है कि नहीं फायदे की बात? बराबर फायदे की बात है मैडम जी। तो ठीक है गुलाटी साहब, एक काम करो ना, मेरी मीटिंग करा दो उससे फिक्स। ओके जी? ओके जी। माफ करना, मेरे अब योगा शो का टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग जी, हैव अ नाइस डे। सरिता। जी आंटी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैसे बेटा। हो आप? बढ़िया बेटा, मैं ना इंश्योरेंस ऑफिस जा रही हूँ, आज मेरी सैलरी आनी है ना, तो ये चाबी रख ले, दूध वाला आएगा तो उससे दूध लेके ना फ्रिज में रख देना प्लीज। बिल्कुल आंटी जी, मैं कर दूंगी। थैंक यू बेटा। वेलकम। ओ गुलाटी साहब, आप मेरा ना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो कहाँ है मिसेस भाटिया? हाँ जी। वो बात ये है बिजेंद्र जी, बाकी सारे तो मान गए हैं, मिसेस भाटिया नहीं मान रही। वो कह रही है जी वो आपके दफ्तर में खुद मिलने वास्ते आएगी। तो कहाँ है मिसेस भाटिया? किथे? आप ही होगी जी। जी जी जी। ओ गुलाटी साहब, वो एक जन की वास्ते हैं इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट रुक जाएगा? ना जी। देखो मेरी बात पर, आप सब ना मिलकर
जाकर उसे समझाओ, तो कोई बात बने। जाओ समझाओ। ठीक है जी, समझाते हैं जी, बताते हैं जी, जाओ। मम्मा आ गए आप? आज टाइम मिल गया तुझे आने का? हाँ भाई, गुड़गांव बहुत दूर हो गया ना यहाँ से। मम्मा अब टॉन्ट तो ना मारो ना आप। अच्छा देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। मैंने ना आज सुबह सुबह बनाए हैं गोभी के परांठे। पता है सुनील ने खाए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे। अब आप खा के बताओ कि ये कैसे बने। बरसों ही हो गए गोभी के पराठे खाए, जब से तेरे डैडी जी गए हैं ना। ज्यादा से ज्यादा भिंडी खा ली, कभी कभी पालक का सूप या उबली हुई लौकी। आप सुनते भी तो नहीं हो मम्मा। आपसे कितनी बार कहा है हमारे साथ गुड़गांव शिफ्ट हो जाओ, मगर आप ओके सुनते नहीं हो। मम्मा आपसे जब भी बोलो ना आप बार बार कितना नमक डाल रखा है इसमें। मम्मा ये हर बार ना आप बात पलट देते हो। क्यों करते हो आप आखिर ऐसा? क्यों नहीं सुनते हो? आप कुछ बोलते क्यों नहीं मम्मा? आपसे कुछ पूछ रही हूँ। वो दीवार देख रही है बेटा? 6 साल की थी जब तूने ये पेंटिंग बनाई थी। तब से आज तक मैंने इस दीवार को पेंट नहीं करवाया और ना कभी करवाऊंगी। तू बड़ी हुई है इस घर में। माँ ये सब ना मैं बचपन से सुन रही हूँ। अब तो ना मुझे सब कुछ याद भी हो गया है। आपके पास कुछ नया है बताने को? हाँ है ना, बैठ बैठ बैठ। वो जो किचन में नल का टिप 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 करता रहता है ना, जब तक उसकी टिप 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 नहीं सुनूंगी ना मुझे नींद नहीं आएगी। अब बता, ये सब छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे डैडी जी की यादें मुझे ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने देंगी। आपको पता है मम्मा, आपसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। बहुत जिद्दी हो आप मम्मा, बहुत जिद्दी। और सबसे बड़ी खूबी आपकी पता है क्या है? कि आप इमोशनल बातें करके ना हर बार बच जाते हो। अब मैं देखती हूँ मम्मा। अब आपकी मम्मी हैं? जी मिसिस पाटिया, आप चाहती क्या हैं? और आप बजिंदर के ऑफिस में क्यों नहीं है आज? लाटी साहब बैठो तो सही। जी वो तो ठीक आओ जी, है। आओ बैठो। लाटी साहब इस बारे में तो मैं खुद आपसे बात करना चाहती हूँ। ये बजिंदर ना आपको फंसा रहा है। अब हमारे घर और जमीन की मार्केट में कीमत है 90 लाख रुपए, तो उसे 30 लाख में बेचने का भला क्या तुक बनता है? ये सब ना बिल्डरों के ढकोसले होते हैं कि आपको इतने कमरे दे देंगे, 5 कमरे दे देंगे, 4 बेडरूम दे देंगे, और फिर अगर आपको फ्लैट नहीं मिले तो क्या कर लोगे? वो आप कैसी गल्ला करती हैं मिसिस पाटिया? और पूरे कागज तैयार होंगे, बजिंदर हमें कैसे धोखा दे देगा? ऐसे कागज शहर में बहुत बनते हैं गुलाटी साहब, आप भी ये बात जानते हो। और फिर लोग सारी उम्र ये कागज लेके ना कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते रह जाते हैं। आप ये बहाने मत बनाइए। हमें पता है कि आप अपना घर नहीं बेचना चाहती। आपका क्या उम्र हो गई है आपकी, खुश है आप इस टूटे फूटे घर में रहकर, लेकिन हमें तो अपने बच्चों की चिंता होती है ना। सिर्फ आपकी वजह से इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगा है। सिंह साहब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। और देखो जी, हमने आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप एक बात बताओ मिसिस पाटिया, आप हमारी बात मानने को तैयार हो कि नहीं? नहीं तो सुन लो, आज के बाद हम दोबारा आपसे बात करने नहीं आएंगे यहाँ। और चल भाई चलते हैं, आओ। नहीं जी ठीक है जी, देख ला जी, नहीं जी जा रहे हैं जी। आप में से कई लोगों को बिल्डर्स के ऐसे ऑफर जरूर आते होंगे। आज के जमाने में रहने के लिए एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छी लोकेलिटी किसे नहीं चाहिए? अगर ये लोग भी यही चाहते थे तो इसमें क्या बुराई थी? बुराई नहीं थी, बल्कि ये एक भूल थी।
ये सब लोग एक बात नहीं भांप पा रहे थे कि विजेंद्र जो ऑफर इन्हें दे रहा था उसमें कहीं ना कहीं धोखा छुपा हुआ था, जो मिसेस भाटिया अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अब आप ही बताओ सुनील, उस बिल्डर के ऑफर में क्या बुराई है? इतना अच्छा ऑफर दे रहा है वो, पर मम्मा है कि बात ही नहीं मान रही है, उसका ऑफर ठुकराई जा रही है। क्या बुराई है उसके ऑफर में? जिद पर अड़ी है कि घर खाली नहीं करूंगी। सोनिया, आप क्या कर सकते हैं? 2 साल हो गए तुम मम्मी जी को समझा रही हो, लेकिन मम्मी जी मान ही नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है सोनिया कि हमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि अगर मम्मी जी हमारे साथ शिफ्ट नहीं होना चाहती तो हम शिफ्ट हो जाते हैं मम्मी जी के साथ। तो मम्मी जी को समझाओ कि जो बिल्डर ऑफर दे रहा है वो बहुत अच्छा है, उसे मान ले। देखो, नई बिल्डिंग होगी, नया घर होगा जिसे हम रेंट पे चढ़ा देंगे, और रेंट किसको मिलेगा? हम मम्मी जी को ही मिलेगा ना। तो फायदा किसका है? मम्मी जी का ही है। और फिर मैं, तुम और मम्मी जी दिल्ली में अपने लिए एक बड़ा घर ले लेंगे अपनी सहूलियत के हिसाब से। आप ठीक कह रहे हो वैसे, क्योंकि फ्लैट के रेंट से जो पैसे आएंगे वो मम्मा के काम ही तो आएंगे ना। मैं एक बार फिर से बात करती हूँ मम्मा से, और इस बार मैं उनकी एक बात नहीं सुनूंगी। सोनिया, फिर से वही बात। अरे वो तुम्हारी मम्मी है, उनसे जिद मत करो, उन्हें प्यार से समझाओ, वो मान लेंगे। ठीक है। आपकी वो इन्वेस्टर से मीटिंग थी ना, बात कुछ आगे बढ़ी? बात हो रही है और अब तक सब पॉजिटिव है। एक फरीदाबाद का भी इन्वेस्टर है। अगर प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो हमें दिल्ली में शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा था। और तुम चिंता मत करो, मम्मी जी मान जाएंगी। ओके? मम्मा, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। वो सुनील और मैंने डिसाइड किया है कि हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। आप ये घर बेच दो। मम्मा, आप जहां बोलोगे हम वहां नया घर ले लेंगे, जहां पर भी। और रही यहाँ की बात, तो यहाँ जो भी फ्लैट मिलेगा उसे हम रेंट पे चढ़ा देंगे। किसे बेच दो? उस बजिंदर को? अरे एक नंबर का चोर है वो। आप बहाने मत बनाओ मम्मा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि वो चोर है, धोखेबाज है, तो मत करो फ्लैट की डील, कैंसिल कर दो। और 90 लाख रुपए जो इस घर की असली कीमत है, उसमें बेच दो इस घर को। मैं ये घर नहीं बेचना चाहती। एक बात समझ में क्यों नहीं आती है तुम्हें? मैं कहीं नहीं जाऊंगी ये घर छोड़कर या बेचकर। तो क्या करूं मैं? आपकी इस जिद ने मुझे इतना परेशान कर दिया है। सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त सिर्फ आप ही का ख्याल रहता है, कहीं आपको कुछ हो ना जाए। और आप हो कि आपकी जिद, कभी कोई बात नहीं सुनते हो आप। और आप तो जानते हो मम्मा कि दिल्ली शहर में अकेले रहना सेफ नहीं है। कल को आपको कुछ हो गया तो बैठी रहूं मैं गुड़गांव में, कौन बताएगा मुझे? अपनी जिद छोड़ दो मम्मा, हम एक बार अपनी सेवा का मौका तो देकर देखो। क्या कहना चाहती है तू? कि मैं अपना ख्याल नहीं रख सकती? अरे हाथ पैर चलते हैं मेरे, और तू चाहती है कि मैं घर पे बैठ जाऊं। तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अड़े रहो आप अपनी जिद पर। कल को कोई बात हो गई ना तो आप अकेले ही संभालना, मुझे जिम्मेदार मत ठहराना इसका। क्या सोच रही हो आशा? सोनिया सही कह रही है। कब तक तुम मेरी यादों के सहारे यहीं रहोगी? देखो, मैं तो यहां से चला गया हूं, और वैसे भी समझो यदि ये मकान नहीं भी रहा तो क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा? हाँ? लेकिन आपने तो कहा था कि हमने ये घर मिलकर बनाया है और मरते दम तक हम यहीं रहेंगे। हाँ हाँ, अब मैं कह रहा हूं, कल की बातें छोड़ो, आगे बढ़ो। सोनिया की बात मान लो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। और आप इस बात की पैरवी ना करें। आशा, तुम भी ना, मैं तुझसे कभी जीत नहीं पाया हूं, न कल जीता था और न आज। लेकिन और बताओ बेटा, कैसा चल रहा है तुम्हारा कामकाज? और वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? सब अच्छा चल रहा है मम्मी जी। प्रोजेक्ट भी यहीं शुरू होने वाला है दिल्ली में, और मैं और सोनिया भी यही सोच रहे हैं कि फिर दिल्ली में शिफ्ट हो जाए। अरे हाँ मम्मी जी,
सोनिया कह रही थी कि आपके और उसके बीच में उस दिन बहुत गर्मा गर्मी हो गई। बेचारी बहुत परेशान थी इस बात को लेके। कुछ नहीं बेटा, भाई छोटी मोटी नोक झोंक तो माँ बेटी के बीच में चलती रहती है, पगली है बस थोड़ी सी वो। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन सोनिया जो भी कह रही है सही तो कह रही है। मम्मी जी, हमारे होते हुए क्या जरूरत है आपको यहाँ पे अकेले रहने की? आप हमारे साथ शिफ्ट हो जाइए ना। मम्मी जी, मैं दूध वाला होगा, मैं देखती हूँ। आंटी जी कैसी हैं आप? मैं विजेंद्र। लाओ लाओ अंदर लाओ। आंटी आप तो कभी हमसे मिलने आती नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं खुद जाके आपसे मिल लूं। रुको भाई रुको, उधर ही रखो, चलो चलो बाहर। अरे आंटी जी, ये आपके लिए है गिफ्ट, ट्रेडमिल। मैंने सुना है कि आपको फिट रहने का बड़ा शौक है। अब इतना भारी गिफ्ट लेके आ ही गया हूं तो रख लो ना प्लीज। देख वजिंदर, अगर तू मुझे मनाने आया है ना, तो समझ ले कि अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं ये घर नहीं बेचने वाली, जाओ। वाह वाह आंटी जी, क्या बात है। आपको पता आप कितनी समझदार है। आपने गुलाटी को बिल्कुल सही कहा। ये आजकल के बिल्डर्स आम आदमी को बहुत धोखा देते, जो वायदा करते हैं एक भी नहीं निभाते। लेकिन मैं आंटी जी, मैं तो माता रानी का भक्त हूं। आंटी जी, मैं तो वैसे धोखे दे ही नहीं सकता। हाँ, यकीन मानो। बजिंदर, मुझे तो तेरी नीयत ना बड़ी अच्छी तरह से समझ आ रही है, पर अफसोस ये है कि पड़ोसी तुझे नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा झांसा दिया है तूने, पर एक बात मैं साफ स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दूं कि मैंने ये घर नहीं बेचना है। आंटी जी देखो, आप सीनियर सिटीजन हो ना, और मैं सीनियर सिटीजन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। अब आप ही बताइए, अच्छा लगेगा मैं कोई दूसरा रास्ता अपनाऊंगा? क्या बोल रहा है तू मम्मी जी को? दूसरा तरीका अपनाएगा? धमकी दे रहा है मम्मी जी को तू? ठंड पुत्र जी, ठंड। ऐसे बजिंदर, एक बात तो बता, इंश्योरेंस ले रखी है तूने? इंश्योरेंस? अगर नहीं ली है ना तो ले ले, क्योंकि बड़ी जल्दी तुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब चल निकल ले, निकल क्या देखे निकालें। बजिंदर जी, कोई बात बनी कि नहीं? और मिसिस पाटिया मानी है कि नहीं? सच कह रहा हूं मैं, अगर कहीं दूसरी जगह हाथ डाला होता ना, तो अभी तक बिल्डिंग खड़ी कर दी होती मैंने। बुढ़िया बहुत ही ढीठ है, नहीं मान रही, दूसरे तरीके अपनाने होंगे। हाँ, ये ट्रेडमिल चाहिए आप लोगों को तो ले लेना। हाँ जी, चलो भाई। मिसेस भाटिया, मेरे 500 रुपए दो, दूध वाले को दिए मैंने। घर आके ले लेना बेटा, इस वक्त तो मैं लाई नहीं। मैं नौकर नहीं लगी हूँ तोड़ी, मैनू भी बहुत काम है, घर आके खुद दे जाना। और हाँ, आज के बाद ना मैनू कोई काम नहीं दसना, मैं नहीं करांगी। ठीक है बेटा जी। घर छोड़ दे बुढ़िया, घर छोड़ दे। अरे रोक कमीने, अगर हिम्मत है ना तो सामने आके बात कर। अरे नहीं बेचूंगी घर, नहीं बेचूंगी, कर लो जो करने। देखिए मैडम, ये लूटपाट का केस है। अगर वो आपको घर खाली करने की धमकी देने आए होते तो आपकी चेन की लूट के लेके जाते। बताइए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब बजिंदर करवा रहा है। ठीक है, हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है। जैसा कि आपने बाइक का नंबर भी नोट नहीं किया और वो लोग हेलमेट भी पहन के आए थे। ऐसे में
उन लोगों को ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आप तसल्ली रखिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। क्या लगता है तुम लोगों को? किस तरह से परेशान करके मुझे डरा के मुझे मजबूर कर दोगे घर बेचने के लिए? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि बजिंदर जैसे झांसेबाज की बातों में आकर तुम सब लोग इतना गिर जाओगे। मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम जैसे लोगों के आस पड़ोस में रहती हूँ। अब तो मैं भी देखती हूँ कि कौन मुझसे मेरा घर छीनता है। नहीं बेचूंगी मैं अपना घर। शांत हो जाओ आशा, शांत हो जाओ। तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, डरो मत। ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये मेरी ही गलती। मैंने ही तुम्हें कहा था ये घर छोड़कर चली जाओ। लेकिन अब मैं तुमसे एक वायदा चाहता हूं कि तुम मरते दम तक लड़ती रहो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अब किसी से नहीं डरूंगी, कभी नहीं डरूंगी, किसी से नहीं डरूंगी। कभी नहीं। सब रास्ते अपना के देख लिए, नहीं मान रही। गुड़िया बहुत अकड़ में आ गई है। कुछ और सोचो, कुछ और पैतरा यूज करना पड़ेगा। है जी? मम्मी जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहीं पे रहना चाहती हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो आपकी इज्जत नहीं करते? पागल हो गए हैं ये लोग। अरे इतने सालों से मैं जानती हूँ इन सबको। ये सब करने के लिए बजिंदर इनसे कह रहा है। अब तो मुझे अपना ही नहीं, इनका घर भी बचाना है। तो ठीक है मम्मी जी, जब आपने ठान ही लिया मम्मी जी कि आप हमारी बात नहीं मानेंगी, तो फिर आपको समझा के क्या फायदा। चलो सोनिया, मम्मी जी नहीं समझने, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। पर सुनिए सुनिए तो, मम्मा आप क्यों जिद कर रही हैं? आप सुनील की बात क्यों नहीं मान लेती? क्यों पागलपन वाली बातें कर रही हैं आप? पागलपन नहीं है ये पागलपन नहीं है। अगर अब मैं रुक गई तो बजिंदर जैसे लोग जो चाहेंगे करेंगे। अब तो ये लड़ाई बन गई। अब इसमें चाहे मेरी जान चली जाए, मैं लड़ूंगी। ऐसे मत बोलो मम्मा, आपके सिवा मेरा कौन है? मैं सुनील से बात करती हूँ। मैं आज रात को आपके पास रुक जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। तुम जाओ, सुनील तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आंटी जी प्लीज मुंह मीठा कीजिए। क्या लगा रखा है बजिंदर तूने? क्यों ड्रामे कर रहा है? वकील साहब, ये क्या है ये सब? कहां से आया ये कागज तुम्हारे पास? और इस पे ये मेरे साइन कैसे है यहाँ पे? आंटी जी, आपने ये घर हमें बेच दिया है। क्या बकवास कर रहे हैं ये आदमी? घर के असली कागज तो मेरे पास है। ठीक है, तो फिर जो आपके पास पेपर्स हैं वो हमें दिखा दीजिए। रुको, दिखाती हूँ, अब भी लाती हूँ। आजा भाई, अब तो घर हमारा ही है, खरीद लिया। आओ आओ, बैठा आराम से। ये रहे घर के असली कागज वकील साहब, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। मैडम, ये उन्हीं पेपर्स की कॉपी हैं जो मिस्टर विजेंद्र ने अभी आपको दिखाई हैं, और इसके हिसाब से आपने ये प्रॉपर्टी मिस्टर विजेंद्र को बेच दी। देखना चाहेंगे आप? ये देखिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? ये कैसे हो सकता है? मैंने अपना घर किसी को नहीं बेचा है वकील साहब। आंटी जी,
ये कैसे हो सकता है? क्या मतलब? मैंने आपको 30 लाख रुपए का चेक दिया है और डील के मुताबिक नई सोसाइटी में आपको एक नहीं 2 फ्लैट। आंटी जी 2 फ्लैट। झूठ बोल रहे हैं ये आदमी, मैंने ये फ्लैट किसी को नहीं बेचा। चलिए वकील साहब, बकवास कर रहे हैं। मैंने कोई साइन नहीं किए, मैंने कुछ नहीं बेचा। आंटी जी 4 दिन बाद मैं यहाँ भूमि पूजन करवा रहा हूँ। पहली ईंट में आपके हाथों से रखवाऊंगा। हटो। ओ, मेरे यकीन मानिए। तो ये सच्चाई है आपकी? अरे आप तो बड़ी घटिया औरत निकली, हम तो बड़े बेवकूफ निकले। वो एक फ्लैट लेके खुश हो गए और अपना कार बेच देता। कौन समझ में आया ये सारा नाटक ना, ये सारा ड्रामा इसी लालच की वजह से कर रही थी आप? जवाब दो। नहीं गुलाटी साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं। ये झूठे आंसू दिखा के ना सानू बेवकूफ ना बनाओ। वड्डी आई सिद्धांतों की बातें करने वाली। लो देख लो भाई, मक्कारी करने की कोई उम्र नहीं होती। कोई फायदा नहीं है अब इनके मुंह लगने से। चलो जी चलो। आओ चलो। सुनिए गुलाटी साहब, सरिता। हेलो। हाँ मम्मा। मुझे बहुत डर लग रहा है सोनिया। आप रोना बंद करो, आप रो क्यों रहे हो? सोनिया आज मेरे पास आ जा बेटा रात को। अब मैं कैसे आऊं? इतनी रात हो गई और सुनील भी घर पर नहीं है। फरीदाबाद गए हैं ऑफिस के काम से। आप रोना बंद करो मम्मा। मैं सुबह आपके पास आती हूँ, पहली मेट्रो पकड़कर। हेलो। हाँ सुनील। हेलो। हाँ सोनिया खुशखबरी है। सुनील आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। हाँ हेलो। सुनील जी संभालिए इनको, हम जल्दी कुछ ना कुछ पता लगा लेंगे। सर ये तो सुसाइड ही लग रहा है, क्योंकि ना तो शरीर पर और कोई निशान मिले हैं और ना ही घर में और कोई सबूत। लेकिन शंकर इस बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो आप। जी सर। बहुत बुरा हुआ ये साहब, बहुत दुख हुआ है मुझे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, एक तो मैंने सब कुछ कानूनी तरीके से की और महीनों भाटिया आंटी ने लटकाया किसे? मुझे। उसके बदले में भी एक की जगह 2 फ्लैट मांगे, मैंने दी। फिर भी इल्जाम किस पर लगा? मुझ पर। अब सच तो यह है इंस्पेक्टर साहब कि उसके बाद उसने मुझसे और पैसे मांगे। अब आप तो जानते ही हैं कि लालच की कोई सीमा होती नहीं। अब मैं भी क्या करता, मरता क्या ना करता, सबके सामने मुझे उनकी पोल खोलनी पड़ी। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये। मेरी मम्मा इतनी कमजोर औरत नहीं थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, किसी ने मारा है मेरी मम्मा को। सोनिया जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन, खूनी नहीं हूँ। और मुझे ये बताइए कि एक सिद्धांतों का नाटक करने वाली औरत का अगर ऐसा पर्दाफाश होगा तो वो ऐसे ही कोई कदम उठाएगी? राम 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 राम। विजेंद्र, मैं सब जानती हूँ तेरी चाल। ये जो सारे पेपर्स हैं ना, ये सब नकली हैं। एक बात याद रख तू, मेरे होते हुए तू ये घर नहीं हथिया सकता, समझा ना? स्टे ऑर्डर्स लेकर आओगे और तुझे कोर्ट तक घसीटूंगी। सोनिया जी आप कितनी भोली हैं। ये स्टे ऑर्डर किसी किराने की दुकान में रखा हुआ राशन तो है नहीं कि आप गई और ले आए, है जी? इंस्पेक्टर साहब मैं चलता हूँ, जरूरत पड़ेगा तो मुझे बुला लीजिएगा। हाँ मंत्री जी बोलिए। सोनिया जो कह रही थी उस बात में सच्चाई थी। मिसेस भाटिया लड़ने वालों में से थी, वो इस तरह से हार मानकर आत्महत्या करने वालों में से नहीं थी। जरूर उनकी मौत के पीछे कोई साजिश थी, कोई रहस्य था
लेकिन कौन था इन सब के पीछे? विजेंदर, पड़ोसियों में से कोई, या फिर सब? लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत ना होने की वजह से उन्होंने विजेंदर से पूछताछ करके उसे छोड़ दिया। अब सोनिया क्या करती? अब उसे दो चीजें साबित करनी थी। पहला ये कि ये एक आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी, और दूसरा ये कि घर के जो कागज विजेंदर के पास थे वो नकली थे। और पुलिस का तो काम ही है हैरान करना है। और ये तो बुढ़िया की गलती थी जो उसने सुसाइड की। आप लोग क्यों परेशान होते हो? 25 साल से हूं मैं इस लाइन में, अरे बड़े केसेस देखे मैंने। और आपको मैं बताऊं है जी, आज तक एक भी प्रोजेक्ट रुका नहीं है मेरा। हाँ, वो बुढ़िया की बेटी है ना सोनिया, वो अड़ंगा डाल सकती है स्टे ऑर्डर लाकर। लेकिन हाँ, अगर उससे पहले मैंने वहां रेती और ईंट लगा दी और फिर मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता होगा। तो फिर करना क्या है विजेंदर भाई? कुछ नहीं, कल से मैं काम शुरू कर देता हूं। आप लोग शिफ्ट कर लो। शिफ्ट हफ्ते भर के लिए, वो कहीं भी अपने चाचा, ताऊ, बेटे, बहू किसी के यहाँ पे शिफ्ट कर लो। भुजिंदर जी, हम ऐसे कैसे शिफ्ट कर जाएं? वो मेरे पास तो सामान ही बहुत है। अच्छा, हाँ, तो फिर अपने घरों में बैठे रहो आप लोग और इंतजार करो उस स्टे ऑर्डर का। तो एक हफ्ते की तो बात है, फिर दे रहा हूं ना मैं आप सबको फ्लैट। हाँ, वो कम से कम काम तो शुरू होने दो, है जी। विजेंदर ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था, और कहीं ना कहीं मिस्टर गुलाटी के साथ साथ बाकी पड़ोसियों को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि आने वाले वक्त में वो लोग अपने घरों को लेकर फंस सकते हैं। हाय सोनिया। सुनील, ये आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। हाँ सोनिया, मैंने तुम्हें फोन किया तो था, तुम भूल गई क्या? दरअसल बात यह है सोनिया कि हमारे फरीदाबाद वाले इन्वेस्टर्स थे ना, कुमार एंड सन्स, वो मान गए हैं। तो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे, और बाकी 20 लाख भी बहुत जल्दी दे देंगे। सोनिया, अचानक ही मम्मी जी का, तो मैंने सोचा कि ये सब बात करके तुमसे क्या फायदा। खैर छोड़ो ना सोनिया। अच्छा हाँ, कल मम्मी जी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने वाली है। मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ सोनिया, लेकिन मेरी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग आ गई है। अगर तुम चाहो तो तुम कार लेकर जाओ, मैं मेट्रो ले लूँ, ठीक है? देखिए मैडम, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आपकी माँ ने सुसाइड ही किया। मौत गले में झटका लगने से हुई, और शरीर पे कोई चोट के निशान भी नहीं है। मैं ये नहीं मान सकती। मेरी मम्मा खुदकुशी नहीं कर सकती। मर्डर हुआ है उनका, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। आप उस बजिंदर और उन सारे पड़ोसियों को अरेस्ट कीजिए। देखिए सोनिया जी, हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं है, फिर किस बिना पर हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं? आप ही बताइए। तो आपको सबूत चाहिए, ठीक है, मैं आपको सबूत ला कर दूंगी। ये घर आपसे कोई नहीं छीन सकता मम्मा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। तो कहा ना मैं मिलूंगा आपको। हाँ ओके ओके जी, अब जी मैं रखता हूं, मैं आपसे बाद में बात करूं। या सी बाय। क्या है सोनिया? मम्मा के घर के पेपर्स हैं। मैंने आपको बताया नहीं था। दरअसल 1 साल पहले मम्मा ने ये घर मेरे नाम भी कर दिया था, और इसी हिसाब से उस घर के ओनर, जॉइंट ओनर, मम्मा और मैं दोनों हैं। और इसीलिए जब तक मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी
तब तक वो बजिंदर इस घर को हथिया नहीं सकता। हमारे सोनिया, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पुख्ता सबूत है विजेंद्र के खिलाफ। हमें पहले ही पेपर्स पुलिस के सामने रख देने चाहिए थे। हाँ, पर मॉम की मौत की वजह से मैंने उस वक्त ये सब करना ठीक नहीं समझा। और आप तो जानते ही हो ना कि इस घर की लड़ाई की वजह से ही मम्मा ने अपनी जान दे दी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, कल ही केस दर्ज करूंगी। आप मेरा साथ दोगे ना सुनील? हाँ ऑफ कोर्स सोनिया, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। भाई कहां फंसा दिया तूने? अब मुझे काम शुरू करना है और ये सब तो तुझे अब बता रहा है। विजेंदर, आवाज नीची। मुझे भी कल ही बताया सोनिया ने जॉइंट ओनरशिप के बारे में। देख भाई सुनील, अगर उसने केस कर दिया ना तो ये प्रोजेक्ट तो रुक ही जाना है। और ऊपर से अगर इंक्वायरी हुई ना तो हम दोनों फंस जाएंगे। तू एक काम कर, जैसे तूने बुढ़िया को मारा ना, जाकर मार दे अपनी बीवी। जा। विजेंद्र बिल्कुल ठीक कह रहा है सुनील, मार दो ना मुझे भी। ये है तुम्हारा इन्वेस्टर। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था तुमने, मगर शायद तुम अपनी कहानी लिखते हुए गलती कर बैठे। कार में टोल स्लिप भूल गए थे। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी मीटिंग फरीदाबाद में है, मगर जिस दिन मम्मा का कत्ल हुआ तुम दिल्ली में थे। और वो टोल स्लिप जो तुम्हारी गाड़ी में मिली है वो गुड़गांव दिल्ली की है, फरीदाबाद की नहीं। तुमने क्या कहा था? वो इन्वेस्टर जिसने पैसे दिए हैं उसका नाम कुमार सन्स है, मगर जब मैंने चेक किया तो सच कुछ और ही था। उसका नाम है बलवंत कंस्ट्रक्शंस, जिसका जॉइंट ओनर ये खड़ा है तुम्हारे सामने, विजेंद्र। तुझे क्या लगा कि नकली पेपर सिर्फ तू ही बनवा सकता है? तू शायद भूल रहा है कि मैं भी इसी शहर की पली बड़ी। मैंने भी नकली पेपर्स बनवाए, मगर पुलिस की सहायता ले, क्योंकि मुझे अपनी मम्मा के कातिल को पकड़ना था। और तुम? हाँ सुनील, तुमने क्या किया सुनील? हाँ, अरे ये पराया था, तुम तो मेरे अपने थे ना। तुमने पैसों के लिए मम्मा को मार दिया। मम्मा एक ना एक दिन मान ही जाती ना, ये सब कुछ हमारा ही तो था। अगर नहीं, तुम्हें तो पैसा चाहिए था। तुम्हारे सर पे सिर्फ पैसों का भूत चढ़ा था। क्यों मिस्टर सुनील, कुछ कहना चाहेंगे आप? सीधे सीधे सच बोल दे, मुझे और तरीके भी आते हैं उगलवाने के। बोल। मैंने ही मारा मम्मी जी को। मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी अपनी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। पर मैंने और सोनिया ने बहुत समझाया मम्मी जी को कि वो अपना घर बेच दे, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी। उस दिन जब मैं मम्मी जी से मिलने उनके घर गया तो सर विजेंद्र भी आया था उनसे मिलने के लिए। मम्मी जी और उनका झगड़ा हुआ, मम्मी जी ने बेइज्जत करके विजेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया। उसी दिन मैं विजेंद्र से मिला उसके ऑफिस में। मैं उस औरत को अच्छे से जानता हूँ, वो इतना आसानी से नहीं मानेगी। उसे तोड़ो, जलील करो उसे। सब रास्ते अपना के देख लिए, कुछ और पैतरा यूज करना पड़ेगा। है जी? एक रास्ता है मेरे पास, घर के नकली पेपर्स बनवा लेते हैं। असली पेपर मैं आपको ला के दूंगा और इसके बदले आप मुझे 40 लाख रुपए देंगे, समझे आप? घर तो मेरा हो गया, लेकिन ये बुढ़िया चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसका क्या करना है? मार दो उसे। और उसी रात मैंने मम्मी जी का गला घोट के उसे मार दिया। हाँ? मम्मा थी वो तुम्हारी? आखिरकार सोनिया ने अपनी मां की लड़ाई उनकी मौत के बाद भी जारी रखी और उस घर को विजेंद्र के हाथों जाने से बचा लिया। कोर्ट ने सुनील और विजेंद्र को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आईपीसी के सेक्शन 120 और घर के नकली कागजात बनाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 467 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही सुनील को मिसेस भाटिया की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हम आपको सावधान करना चाहते हैं कि आपके आसपास भी विजेंद्र जैसे कई लोग होंगे जो अपने झूठे वादों और चिकनी चुपड़ी बातों से आपका विश्वास जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिर में उनका मकसद आपके साथ मक्कारी करने का ही होता है। इसीलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने लीगल एडवाइजर यानी कि कानूनी सलाहकार की मदद लें और उस बिल्डर की साख यानी कि मार्केट गुडविल का पता करें।
और किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले उसमें लिखे गए सारे केसेस को ध्यान से पढ़ें और अपने लीगल एडवाइजर की पुष्टि के बाद ही कोई भी निर्णय लें। आज के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।